बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूं कंबर ज़ैदी। प्रोग्राम देख रहे हैं आप कैपिटल टुडे। नाज़रीन, गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन आ रहे हैं और उससे पहले सियासी पार्टियां वहां पे जलसे कर रही हैं। आज मरियम नवाज साहिबा ने वहां पे जलसा किया और उस जलसे के दौरान मरियम नवाज साहिबा ने स्टेटमेंट दी कि हुकूमत गिराने या बनाने का इख्तियार किसी इदारे को नहीं है, बल्कि इसका इख्तियार सिर्फ अवाम को हासिल है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पाक फौज की हम दिल से इज्जत करते हैं, वो हमारे दिलों पे है और उनकी जगह जो है वो सरहदों पे है, उनकी जगह पोलिंग स्टेशंस नहीं है। लेकिन उन्हीं की बात को आगे बढ़ाऊं तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो उन्होंने इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने वाज़ेह अल्फाज में कहा कि इस इलेक्शन में फौज पोलिंग स्टेशंस पर तैनात नहीं होगी। पीडीएम की जानिब से एक बयानिया जो है बनाया जा रहा है और बाकायदा तौर पर इस बयानिए में इदारों को टारगेट किया जा रहा है, पाकिस्तान की सिक्योरिटी स्टैब्लिशमेंट को टारगेट किया जा रहा है। आज हम प्रोग्राम में ये डिस्कस करेंगे क्योंकि ये एक इवेंट नहीं है, चेन ऑफ इवेंट्स हैं जिसमें ये तमाम तर स्टेटमेंट्स आ रही हैं, खासूसन मुस्लिम लीग नून की तरफ से आ रही हैं। कुछ ही दिन गुजरे थे अभी इस बात को, अयाज सादिक वाली बात को, जिसमें अयाज सादिक साहब ने कहा था, एक बड़ी सीरियस स्टेटमेंट दी थी, नहीं देनी चाहिए थी। सिक्योरिटी के हवाले से जो मीटिंग है उसे हम फ्लोर ऑफ द हाउस पे या आवाम के सामने नहीं रख सकते। टांगे कांपने की जो बात है वो आप सबको पता है कि उस हवाले से जो बात की गई थी कि इनकी टांगे कांपती हैं, तो सर ये टांगे कट जाती हैं, ये टांगे कांपती नहीं हैं। कुछ अरसे पहले मैंने एक इंटरव्यू किया और वो हमारे नौजवान जो इस दहशतगर्दी के में लड़ते हैं, अपनी जानों का नजराना पेश करते हैं, ना सिर्फ दहशतगर्दी में बल्कि भारत से भी अगर हम महफूज हैं आजकल, तो सिर्फ इन इदारों की वजह से। हमें उन्हें मुतनाज़ा नहीं बनाना चाहिए। ये टांगों के हवाले से जो बात की गई थी, इस पर मैं क्लिप आपको शो कराना चाहता हूं कि वो जो जवान का जिसका इंटरव्यू किया, उस बेचारे की टांगे ये दहशतगर्दी से लड़ते हुए जो है वो मफलूज हो गया था। और ये दहशतगर्दी के खिलाफ जो जंग थी, हम उनकी कुर्बानियों को क्यों भूल गए हैं, क्यों इदारों को मुतनाज़ा बनाना चाहते हैं? जरा दिखाएं सर वो इंटरव्यू। I was coming back for engagement purpose. Taliban, they set an ambush लगाया हुआ था उन्होंने. So while I was crossing through a road bend, I faced my convoy faced fired by a rocket followed by the gun of fire. Because of that, my car got hit and it fell in a depression 100 feet down. Due to that, उसकी वजह से मुझे brain traumatic injury आई, DPI. My whole head was filled with blood. So that took a lot of time for me to get back in senses. I was in coma for at least 5 months. Look to the sun and shadows will fall behind. And never give up. And always fight till the last breath. नेवर गिव अप, ऑलवेज फाइट टिल द लास्ट ब्रेथ। ये वो जवान कह रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरह से उनकी गाड़ी को टारगेट किया गया था। अगर हम अपने इदारों को मुतनाज़ा बनाना शुरू हो गए, अगर उनके खिलाफ हमने एक बयानिया जनरेट करना, एक बयानिया डेवलप करना शुरू कर दिया, तो फिर हमारी सिक्योरिटी कौन करेगा? ये तालिबान से भी यही जवान लड़े हैं, हमारी सरहदों पर भी यही जवान हैं, इंडिया के तैयारे भी इन्हीं जवानों ने गिराए हैं। तो हमें अगर किसी शख्सियात से आपका तनाज़ा है, अगर शख्सियात के हवाले से आप बात करें, तो उस शख्सियात के हवाले से कानूनी तरीक़ाकार अपनाएं, इदारों को मुतनाज़ा ना बनाएं। आज इसी पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून से सिद्दीकुल फारूक साहब, बैरिस्टर आमिर हसन साहब हमें ज्वाइन करेंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा, मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा हमें ज्वाइन करेंगी, PTI की रहनुमा। आप तीनों मोअज़्ज़ज़ मेहमान गिरामी का शुक्रिया। सिद्दीक साहब, स्टार्टिंग फ्रॉम यू सर, आज मरियम नवाज़ की स्टेटमेंट को कि हम जो इदारों के हवाले से है कि किसी इदारे को इख्तियार नहीं है कि हुकूमत गिराए या बनाए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर तो वाज़े तौर पे कह चुके हैं, आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि किसी पोलिंग स्टेशन पे नहीं होगी फ़ौज, लेकिन फिर भी सर ऐसे क्यों बयान दिए जा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया कंबर साहब, आपने अपनी काफ़ी इब्तिदाइये में भी बातें फरमाई हैं। पहली बात मैं आपके सामने ये रखूं कि टांगे कांपना एक मुहावरा है, बिल्कुल उसी तरह
जिस तरह ये कहा जाए कि उनकी तो पांचों घी में है, अब घी कहाँ और पांचों उंगलियां घी में कहाँ, ये बात कहने के अंदाज हैं और जुबान की खूबसूरती है। तो इस मुहावरे का लफ्जी माना नहीं लिया जाता। इसी तरह से नवाज शरीफ साहब ने भी और हमारी पार्टी के हर आदमी ने भी ये वाजे किया है कि फौज के बगैर दिफा किसी भी मुल्क का मुमकिन नहीं है। और हम सलाम पेश करते हैं उन नौजवानों को, उन जवानों को जो सरहदों पर जान का नजराना पेश करते हैं। इसके साथ जो बात इदारों की हो रही है, तो अगर आप इदारों की बात करें तो फिर यहाँ इस मुल्क में हर इदारा, एवरी इंस्टीट्यूशन, इलेक्शन कमीशन भी है, ब्यूरोक्रेसी भी है, उसके अलावा कॉरपोरेशंस हैं, ये सारे इदारे हैं सर। लेकिन आपको मालूम है इदारों से खास मफहूम लिया जाता है। नहीं सर, वो तो बिल्कुल ये आपकी कहा जाता है बल्कि इदारों से क्या सीधी सीधी एस्टेब्लिशमेंट, और एस्टेब्लिशमेंट का तर्जमा इमरान खान ने खुद इंडिया में बैठ के किया कि लेट मी क्लियर दिस, लेट मी क्लियर दिस। और फौज के माने फिर उन्होंने कहा चंद जनरल होते हैं जो फैसले करते हैं। सिद्दीक साहब, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये कहते हैं सिद्दीक साहब, अगर आप मेरी बात सुन ले, मुझे सवाल करने दे। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं आपसे इत्तेफाक करता हूं कि ये क्लियर करने दे, फिर आप सवाल करें। मैं ये क्लियर करने दे। चलें। हम ये कहते हैं कि देखिए, जो रोल, जो किरदार एक शख्स का, एक ओहदेदार का, एक इदारे का आईन ने तय कर दिया है, उसके अंदर रहेंगे तो मुल्क भी चलेगा और अवाम भी खुशहाल होंगे। लेकिन उससे हट के अगर जिसका किरदार अलिफ है वो बे के ज्यूरिस्डिक्शन में चला जाएगा, बे जीम के ज्यूरिस्डिक्शन में चला जाएगा, तो ये ऐसी खिचड़ी पकेगी कि उसका कोई सर पैर नहीं होगा, नुकसान होगा। हम बस इतनी बात करते हैं। जी सिद्दीक साहब, अब मैं सवाल कर लूँ आपसे सर। सवाल ये है कि मैं बिल्कुल आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ कि इदारों की जब बात होती है तो उसमें इलेक्शन कमीशन भी आता है और इलेक्शन रिफॉर्म्स के हवाले से भी बात होती है, दीगर इदारे भी आते हैं। तो मैं ये बात नहीं कह रहा कि मैंने इदारों का मकसद अखज़ पाकिस्तानी फ़ौज बिल्कुल नहीं किया है, लेकिन उसके बाद जो बात की गई है ना सर कि फौज की जगह सरहदों पे है, बिल्कुल सही बात है, पोलिंग स्टेशंस पे नहीं है। इसके हवाले से चीफ इलेक्शन कमिश्नर पहले कह चुके हैं कि फ़ौज जो पोलिंग स्टेशंस पे तैनात नहीं होगी। बाकायदा खुल के प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, ये बात मालूम है, ये बात अभी नहीं पहले भी हो रही थी। तो सर, ये बात करने का मकसद पूरी फ़ौज को मुतनाज़ा बनाना होता है। तो सर, इस पर क्या कहेंगे आप? इस पर आपके कॉमेंट चाहते हैं। देखिए, फिर मैं आपसे अर्ज करूं, ये अपने मतलब की इंटरप्रिटेशन करना होता है। अगर वजीर आजम पर तनकीद की जाए ठीक, तो सारी काबीना मुराद नहीं है, मुल्क मुराद नहीं है। वजीर आजम पर तनकीद करने वाले को अगर गद्दार कहा जाए या पाकिस्तान का गद्दार कहा जाए तो ये बिल्कुल गलत है और ये आइन और कानून की रूह के भी और अल्फाज के भी मुनाफी है। भाई, जो भी इंसान है वो फरिश्ता है नहीं, गलती उससे होती है जी। अब हम इसको किस पस मंजर में कहते हैं? देखें, यहाँ अयूब खान, या ज़ियाउल हक, परवेज मुशर्रफ, ये सारे आर्मी चीफ थे। इन्होंने इक़्तिदार पर कब्जा किया और फौज को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल किया। सर, गलत और किया। उसका नतीजा क्या हुआ? सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं, गलत किया। हो गया, हमसे सियाचिन चला गया। हम ये कहते हैं कि अगर ब्यूरोक्रेसी के लोग जनरल बनना शुरू कर दें तो फौज का सत्यानाश हो जाएगा, और फौजी जनरल अगर सियासत करना शुरू कर देंगे तो मुल्क का सत्यानाश हो जाएगा। तो ये ना करें, ठीक है, फौज दिफा करे, हम उसके पीछे खड़े हैं, उसको असलहा, उसको तनख्वाहें, उसमें जितना इजाफा मुमकिन है वो करेंगे, वो तरबियत ज्यादा से ज्यादा हासिल करें, और जो मुकाबला है हमारे दुश्मनों से इंडिया से, जब मौका आए तो मुकाबला करें और उसको शिकस्त दें। राइट, हम ये चाहते हैं। ठीक हो गया सर, हमारा कोई मकसद नहीं। मुशर्रफ साहिबा, एक तो आप क्या इंटरप्रिटेशन कहती हैं मरियम नवाज़ की स्टेटमेंट की, और दूसरी बात ये बताएं कि बाकायदा तौर पर इल्ज़ाम लग रहा है आप लोगों पे कि आपके एक वज़ीर जाके मुलाकातें कर रहे हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर से। क्यों मैम? अच्छा बयानिया था आपके प्रोग्राम का जो आगाज था, और हर मुहब्बे वतन पाकिस्तानी का यही जज्बा है
और हम 22 करोड़ अवाम बिल्कुल इसी जज्बे के साथ जीते हैं, बिकॉज हमारे जीने की वजह, हमारे मुल्क की वजह हमारी पाक आर्मी है, और हमारा एक एक वो सोल्जर और हमारा एक एक जनरल, हमें कोई हमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए लीडरशिप से लेकर के एक आर्म फोर्सेस के एक आम जवान तक उनको अप्रिशिएट करने में। उसकी वजह यह है कि अगर आज हम अपने से 5 गुना बड़ी ताकत की आंखों में आंखें डाल के बैठे हैं, और अगर वो जिस वक्त भी इरादा करते हैं उनके इरादों को शिकस्त में अगर बदलते हैं तो वो हमारी आर्म फोर्सेज हैं। तो इसलिए आपके बयानियों को मैं अप्रिशिएट करती हूँ। दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज है, देखिए ये पॉलिटिकल लोग अपना मनपसंद बयानियां लेके, और जब इनको ये लगे कि इलेक्शन जितवाने में इनका कोई रोल हो सकता है तो फिर तो वो ठीक है। और उसके बाद मुझे ये बताएं, क्या कभी आर्मी की तरफ से रिक्वेस्ट आती है, एप्लीकेशन आती है कि भाई इलेक्शन के दिनों में हमें वहां पे पोलिंग स्टेशन पे या जो सेंसिटिव पोलिंग स्टेशन है वहां पे अपॉइंट किया जाए? नहीं, तो इलेक्शन कमीशन की तरफ से आती है या पॉलिटिकल लोगों के। बिल्कुल सही बात करिए बैरिस्टर आमिर हसन साहब, आपकी जानिब आऊंगा। ये बात तो बिल्कुल दुरुस्त है कि अगर फौज को रिक्वेस्ट की जाती है, फौज अपनी मर्जी से तो नहीं आती, फौज को रिक्वेस्ट करते हैं आपके पोलिंग स्टेशन पे आए, इलेक्शन कमीशन करता है या विफाकी हुकूमत करती है, इंटरिम गवर्नमेंट करती है, तभी फौज आती है। नहीं जी, कभी भी फौज रिक्वेस्ट करने पे नहीं आती। यूब खान से किसने रिक्वेस्ट की थी कि आके मुल्क के ऊपर काबिज हो जाए? तो अयूब खान कौन से पोलिंग स्टेशन पे खड़ा हुआ था? मेरी बात सुन लें पहले प्लीज। आप अगर कोई एक नैरेटिव बयान करने के लिए बैठे हैं कंबर साहब, तो हमें फिर हमारे दोनों के कैमरे ऑफ कर दें और आप अपनी चलिए सर, आप पूरा जवाब दें, फिर मैं आपसे काउंटर सवाल करता हूं। चाहते हैं तो फिर मेरी बात सुनें सर, मैं सुन प्लीज। जी, ये कोई तरीका नहीं है, आपसे रिक्वेस्ट करता हूं मैं। पहली बात ये है कि कभी भी फौज जब सियासी मामलात में दखल अंदाज होती है तो ना तो उसे आईन इजाजत देता है और ना उससे रिक्वेस्ट की जाती है। ये ताले आजमा होते हैं, कुछ जर्नैल होते हैं और वो आते हैं और वो बैठते हैं। और ये पाकिस्तान की बड़ी स्याह तारीख है। आपको मार्शल लॉ पे तो गुस्सा आ गया, लेकिन यहाँ पे इलेक्शन भी डाका डला है इलेक्शंस में, और ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। क्या हमीद गुल ने नहीं माना कि उसने IGI बनाई? क्या असद दुरानी ने पैसे नहीं बांटे सियासतदानों के खिलाफ? क्या 1990 का इलेक्शन चोरी नहीं हुआ? और 213 के इलेक्शन को क्यों इमरान खान फिर धरने देते थे और किस पे इल्जाम लगाते थे इलेक्शन को चोरी करने का? वो इलेक्शन नवाज शरीफ ने तो नहीं करवाया था, किस पे इल्जाम उस वक्त लगाते थे? तो ये मेरे ख्याल से खुदा के लिए ये जो खेलना है इदारों के पीछे छुप के, फौज के बारे में इस तरह की बातें बिला वजह एक ड्रामा बनाना, फौज हम सबकी है, फौज रियासत की है, फौज सिद्दीकुल फारूक साहब की भी है, मेरी भी है, आपकी भी है, हर पाकिस्तानी की है। और हमें ये रोज राग नहीं लापना चाहिए कि फौज ये ऐसे है। फौज का फर्ज है और फौज कमा हक्का हूँ उसे अदा कर रही है, लेकिन फौज का काम सियासत के अंदर दखल अंदाजी नहीं है। फौज का काम इलेक्शन को मैनिपुलेट करना नहीं है। फौज का काम सियासी जमातों को तोड़ना नहीं है। आपकी एजेंसीज का काम बड़े बड़े कैंडिडेट्स को उधर से तोड़ के उधर लेके जाना नहीं है। और ये पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि यहाँ पे ये होता रहा है। और अगर आज हम ये कहते हैं कि ये नहीं होना चाहिए, तो ये पाकिस्तान के आइन के तहत कहते हैं, ये कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के फरमान के तहत कहते हैं, ये पाकिस्तान क्या दुनिया भर में जो सियासत के तरीकाकार है उसके तहत कहते हैं। तो इसलिए जो बात कही जा रही है उस तक रहें। वो ये है कि फौज का कोई सियासी किरदार नहीं है और नहीं होना चाहिए, और उससे जितना जल्दी हो फौज को या फौज के कुछ लोगों को इज्तनाब करना चाहिए। फौज का आम जो शख्स है, फौजी है, वो मेरे माथे का झूमर है, उसे सलाम है, जिसने रद्दुल फसाद, जिसने ज़रबे अज़्म या पाकिस्तान की सरहदों की हिफाजत की है। लेकिन मैं कैसे सलाम पेश करूं अयूब खान को, जनरल ज़िया को, जनरल मुशर्रफ को, जनरल याहिया को, हमीद गुल को, असद दुरानी को, क्यों करूं? सर नहीं करना चाहिए बिल्कुल। मैं आपको मैं बताता हूं सर। मैं अब मेरी सुन लें, आपने काफी बातें कर ली हैं, मेरी भी सुन लें सर। अब बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सिद्दीकुल फारूक ने ये बात की, आमिर आए, मैंने कहा गलत हुआ, नहीं आने चाहिए। सिद्दीकुल फारूक ने कहा कि सियासत में इन्वॉल्वमेंट नहीं होनी चाहिए, मैंने कहा गलत हुआ। आपने ये बात की, मैंने कहा गलत है अगर ये हो रहा है, क्योंकि आइन के तहत चलना चाहिए। लेकिन बात मैंने सवाल आपसे पोलिंग स्टेशंस के हवाले से किया था, मुझे बता दें फिर किसके कहने पे पोलिंग स्टेशंस पे आती है? आपने सवाल सुना नहीं, आपने अपनी तमहीद बांध दी पहले। सर अभी मैं एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। बैरिस्टर साहब, मैं आपकी बात सुनता हूं,
छोटा सा ब्रेक लेकिन लेते हैं, हम बात यहीं तो- पे हैं, आप भी गुफ्तगू करेंगे, मैं भी गुफ्तगू करूंगा और आर्ग्यूमेंटेटिव वे में से आगे लेके जाएंगे। डिबेट है हमारी, आपस में पर्सनल लड़ाई नहीं है। इस मुल्क के लिए हम भी काम कर रहे हैं, इस मुल्क के लिए आप भी काम कर रहे हैं। सियासतदानों का एक अपना वकार है, अपना नैरेटिव है, अपनी राय है जिसके तहत वो बयान करते हैं, तो हम उसकी ज़रूर रिस्पेक्ट करते हैं और आप तक पहुंचाते भी हैं। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। अब बैरिस्टर आमिर हसन साहब से भी सुनेंगे, सिद्दीकुल फारूक साहब से भी उनका नुक्ता नज़र सुनेंगे और मुसर्रत जमशेद साहबा से भी। आप कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। और गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस के हवाले से बात हो रही थी और बात इदारों के हवाले से भी हो रही थी। ब्रेक पे जाने से पहले हमारे साथ बैरिस्टर आमिर हसन साहब थे। आमिर साहब ने मुझे बीच में कहा कि आपने मुझे पूरा नुक्ता नज़र नहीं बयान करने दिया, तो मैं उनकी जानिब पहले जा रहा हूँ ताकि वो अपना नुक्ता नज़र पूरा बयान करें। लेकिन साथ छोटा सा सवाल ले लें, अयूब खान की उन्होंने बात की, तो अयूब खान की काबीना में कौन लोग शामिल थे ये भी ज़रा बता दें, इनकी पार्टी से कोई था या नहीं, डैडी किसे कहते थे, कौन कहता था, वो भी ज़रा बता दें, फिर अपने सवाल का जवाब भी दे दें। जी बैरिस्टर साहब। बहुत शुक्रिया जी, आपने मुझे क्लियर करने के लिए नहीं मजीद कोई गोश्त डाल के बात की है। पहली बात ये है कि मुझे कोई भी एक रावी बता दें जिसने कहा हो जो पास बैठा था और भुट्टो साहब अयूब को डैडी कहते थे। झूठ के भी कोई सर पैर होते नहीं और हमारे समाज में बिल्कुल नहीं होते। ढिठाई के साथ बोला जाता है और किसी को इस पे नहीं, ना जमीर पे बोझ होता है, ना जुबान पे कोई दुखनत आती है। अल्लाह ताला उन्हें झूठ भी मुबारक करे। दूसरी बात ये है कि बिल्कुल जनरल अयूब की कैबिनेट में थे भुट्टो साहब, उससे पहले सिकंदर मिर्जा की कैबिनेट में थे, लेकिन भुट्टो साहब ने उसी अयूब के खिलाफ जद्दोजहद करते हुए पॉलिटिकल पार्टी की बुनियाद रखी थी और अयूब को घर भेजा था उस एक शानदार जद्दोजहद के जरिए। तो ये कोई तरीका नहीं होता कि कभी फिरौन के महल में मूसा पले, लेकिन अगर उसी फिरौन को उसके अंजाम तक पहुंचाए तो आप सवाल क्यों नहीं करते कि मूसा क्यों कभी फिरौन के दरबार में था। ये कोई सवाल नहीं है, उन्होंने कर दिया और अयूब का किया, बादशाह जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने किया, उसे घर भेजा, मुल्क के अंदर एक सियासी जमात बनाई, उस सियासी जमात ने जद्दोजहद की, मुल्क को आइन दिया, मुल्क के अंदर एक इलेक्शन हुआ, चश्मा बनाया, जितने काम हैं। और उसके बाद भी अगर जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी देके भी आपके नजदीक उनका ये अयूब की कैबिनेट में होना क्या गुनाह नहीं होता, आप बड़े जालिम लोग हैं। आप क्या हैं। दूसरी बात, मैं कोई अपना नुक्ता नजर नहीं, सिर्फ एक सवाल आपने कहा था कि ये कामयाब नहीं हुआ फौज स्टेशन के अंदर जाए, क्योंकि एक फौजी यहाँ से हुक्म लेता है अपने नुकसान होता है और मुल्क नुकसान होता है, हमारी तारीख है। हम फौज को मुतनाज़ा नहीं बनाना चाहते, इसलिए कि फौज ठीक हो गया, ठीक हो गया। मुसर्रत जमशेद साहिबा आपकी जानिब आऊँगा। बैरिस्टर साहब ने कहा कि हम फौज को मुतनाज़ा नहीं बनाना चाहते, हम इदारों को मुतनाज़ा नहीं बना रहे, हम चाह रहे हैं कि जो उनका रोल है वो आइनी रोल अदा करें, वो आइनी रोल अदा करें। इस पर क्या कमेंट करेंगी आप? दूसरी बात यह है कि आपसे सवाल ये पूछा गया था कि आपके वज़ीर क्यों मिल रहे हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर से, तो सर मैडम इस पे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने ये स्टेटमेंट दी है आज, तो किस तरह से रिस्पॉन्ड करेंगी इसे? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये अर्ज करूं कि फौज का बिल्कुल आईनी रोल ही तो वो निभा रहे हैं, तो इनको कौन वैसे इनवाइट कर रहा है कि ये अभी फौज को जिस तरह से ये पीडीएमए के जलसों के अंदर और जिस तरह से ये घुसेड़ते हैं, जिस तरह से, बल्कि फिर भी मैं पीपल्स पार्टी का नैरेटिव निस्बतन पीएमएलएन के बहुत बेहतर रहा और उन्होंने बीच का रास्ता लिया हुआ, विच इज गुड, वी शुड अप्रिशिएट इट कि डायरेक्ट आप बिल्कुल भी इदारों को आपको नहीं मिलाइन करना चाहिए। देखें, पॉलिटिकल लोगों को आपस में जो अपनी सियासी लड़ाई है वो पॉलिटिकल फोरम पे लड़नी चाहिए।
मसलन कि अगर इन्होंने 4 बंदे इकट्ठे करना शुरू कर दिए हैं, जलसा कर रहे हैं, तो ये कौन सा कौम पे एहसान कर रहे हैं? ये अपने लूटे हुई दौलत को बचाने के लिए आज सारे 40 के 40 चोर एक प्लेटफॉर्म पे जमा हो गए, तो उसके लिए ये फौज को ललकारने का मतलब क्या है? ये आए ना पॉलिटिकल फोर्सेस को ललकारें। हम तो इनके सामने एक सियासी जमात ऑपोजिशन भी अकेले की थी और अभी इंशाल्लाह ताला आगे भी इनको फेस अकेले करेंगे। और अगर 10 नहीं 11 जमातों ने मिलके अगर चंद बंदे इकट्ठे कर लिए गुजरांवाला में, तो उसका मतलब ये है कि आप अपने मुल्क के इदारों से को ललकारेंगे और आप इंडिया का एजेंडा यहाँ पे आके फ्लोट करेंगे। मुझे ये बताएं, मैं आपसे पूछती हूँ, इन दोनों से पूछने का कोई फायदा नहीं है, कोई मतलब नहीं है। मुझे ये बताएं, क्या जो नवाज शरीफ का बयानिया है उसको हम गद्दार नहीं कहेंगे? कौन से अल्फाज उनके लिए हम चुन के कहाँ से कौन सी डिक्शनरी इजाद होगी जो नवाज शरीफ का नैरेटिव, जो मरियम का नैरेटिव है, वो कौन सा नैरेटिव है? मोदी क्यों इनको बॉलीवुड स्टार से ज्यादा लाइव कवरेज दे रहा है? ऐसे क्या सुरखाब के पार अचानक निकल आए हैं नवाज शरीफ में और मरियम में? मुझे जरा इस बात का जवाब दिया जाए, क्यों इन्होंने हमारी फतह को शिकस्त में बदलने की नाकाम कोशिश की, वो भी फ्लोर ऑफ द हाउस पे? उसकी क्या वजह है? दूसरी मुझे ये बताएं, सबसे पहले आज भी अगर फौज तो नहीं आके इनको, वो तो इनको इस काबिल ही नहीं समझ रहे कि इनके इस बयानिया का जवाब दे। इस बयानिया का जवाब इस मुल्क के पॉलिटिकल लोग देंगे, आप दोगे, मैं दूंगी, 22 करोड़ आवाम देगी। दूसरी बात रहेगी, देखे मैदान लगा हुआ है ना अभी भी गिलगित बल्तिस्तान में, अगर अभी वो आर्मी नहीं आएगी, ठीक है, नो प्रॉब्लम, ये जाके जीत लें। अगर ये जीत जाए तो हम इनका रिजल्ट मानेंगे, लेकिन पहले ही शोर मचाना, पहले ही रौला, यानी कि आधा यहाँ पे इस इलेक्शन जिसके ऊपर इन्होंने 11 जमातें आज माशाल्लाह से जिन्होंने एक दूसरे का अच्छा, ये ठीक, ये एक वैलिड बात, ये वैलिड बात है। मैं सिद्दीक साहब से पूछता हूँ, सिद्दीक साहब, आर्मी ने कहा था कि जरदारी की राइट जुबान काटना। मैडम, ये बिल्कुल आपने एक वैलिड बात की है। सिद्दीक साहब से इसका आंसर ले लेते हैं ना, आपने उनकी पार्टी के हवाले से बात की है। सिद्दीक साहब, मुझे ये बताएं कि अभी इलेक्शन नहीं हुए, मुसर्रत जमशेद साहिबा कह रही हैं कि इलेक्शन अभी हुए नहीं है, तो पहले क्यों धांधली का रोना रोया जा रहा है? देखिए, मुसर्रत जमशेद चीमा ने बहुत सी बातें की हैं, मैं बराह रास्त को क्या जवाब दूंगा, आपको मुखातिब करता हूँ। जी जी सर। पहली बात यह है कि इलेक्शन से पहले ये इमरान खान ने 2013 के इलेक्शन से पहले क्यों धांधली का शोर मचाया था, फिर उसके बाद उससे पहले क्यों धांधली का शोर मचाया 2002 में, और फिर उसके बाद फिर 97 के इलेक्शनों में, 93 के इलेक्शनों में जिनमें एक सीट भी ना मिली, फिर एक सीट मिली 97 में, फिर ये बाइकाट कर गए कि नहीं जी धांधली हो रही है। पहली बात। दूसरी बात है, ये इंडिया का एजेंडा, भाई सलामती काउंसिल में मोदी को वोट इमरान खान दे और इंडियन एजेंडा हम फॉलो कर रहे हैं, यानी मोदी को वोट देने वाला जो है वो वफादार है पाकिस्तान का, और सी पैक बनाने वाला जिसकी इंडिया ने मुखालफत की, उसके लिए राह का पूरा डायरेक्टरेट बना दिया कि इसको सबुटाइज करना है, और लेकिन उसने इसको जो है वो एक हकीकत बना दिया। वो इंडिया का तरफदार है या पाकिस्तान का तरफदार है? फिर मुझे ये बताइए कि ये मोदी को ईमानदार आदमी और ये इलेक्शनों में जीत जाए तो मसला कश्मीर हल करने के लिए वो जो है वो मदद मिलेगी, ये किसने कहा? ये इमरान खान ने कहा या नवाज शरीफ ने कहा? तो मेरे भाई और मेरी बहन और बेटी, खुदा का खौफ करो, कभी सच बोलना भी सीख लो ना, झूठ बोलना। फिर आप कहते हो जी करप्शन। अच्छा, मैं कितनी दफा कह चुका हूँ भाई, इमरान खान तो काला धन उसने एक्सेप्ट किया है कि मेरा हराम का पैसा है, 2000 दे, 2 दिन उसने सफेद कराया। अभी उसकी बहन ने जो शौकत खानम चलाती है, डायरेक्टर है, चंदा करती रही है, 162 अरब रुपए लोग बता रहे हैं, उसने काला धन सफेद किया कि ये मेरा हराम का पैसा है। तो ये हराम का पैसा, यहाँ तो ना मुकदमे की जरूरत है ना को बात करने की जरूरत है, वो तो खुद मान रहे हैं कि ये हराम का काला पैसा है। उनके आप जनाब अली बड़े उनकी तारीफ और तौसीफ करते हैं। तीसरी बात आप कर लीजिए, हम ये चाहते हैं, और हम नहीं, देखें, फौज इंडिया में भी है, फौज श्रीलंका में भी है, फौज बांग्लादेश में भी है, बरतानिया में भी है, अमेरिका भी, कहीं कोई नहीं कहता कि किसी जनरल ने हमारे मामलात में मुदाखलत की है। पाकिस्तान में ये बात क्यों होती है और क्यों बार बार मार्शल लॉ लगते चले आए हैं? इसलिए ये जरा ख्याल करें। खुदा को तो जवाब मैंने भी देना है, मुसर्रत चीमा ने भी देना है, बैरिस्टर साहब ने भी देना है, और कंबर जैदी ने भी देना है। तो ठीक, क्या बैरिस्टर साहब आपकी जाने आता हूँ। ठीक, बैरिस्टर बोलो जरा। जी, बैरिस्टर साहब आपकी जाने आता हूँ। एक तो वजीर आजम ने ये स्टेटमेंट दी है कि ओपोजिशन से डायलॉग नहीं हो सकते क्योंकि NRO ये मांगते हैं और NRO मैंने देना नहीं है। तो इस पे मुख्तसर सा जवाब दें, फिर हम ब्रेक पे जाते हैं। देखें जी, जो डायलॉग है वो कोई वाइज आदमी करता है,
और जिस बंदे की जो शर से हो और जो जहल की कुव्वत हो, जिसका काम लड़ाई हो, उसे डायलॉग कहाँ से आता है? ना हमारे से इसने क्या डायलॉग करना है? अपने तादियों के साथ डायलॉग करे, वो इसके साथ बैठ के खाना खाने के रवादार नहीं है। अपने घर वालों के साथ डायलॉग करे, अपने बच्चों के साथ डायलॉग करके उन्हें पाकिस्तान वापस लेके आए। अपोजिशन इससे कोई डायलॉग नहीं करना चाहती और ना ये इस काबिल है कि इसके साथ डायलॉग किया जाए। ठीक, हम नाज़रीन एक छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं और ब्रेक पे से जब हम वापस आएंगे तो मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा से पूछेंगे कि इत्तेहादी नाराज़ हो गए हैं तो क्या होगा। अभी तो पार्टी शुरू ही नहीं हुई है तो पहले इत्तेहादी नाराज़ हो गए। वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, और प्रोग्राम में आप खबर शामिल करेंगे वज़ीर आज़म के इत्तेहादी, हुकूमत के इत्तेहादी जो हैं मुस्लिम लीग काफ की अगर बात की जाए तो वो ये कह रहे हैं कि हमें तरक्याती फ़ंड्स नहीं दिए गए जिसकी वजह से वो हुकूमत से नाला है। वज़ीर आज़म ने एक ज़ोहराना दिया है जिसमें मुस्लिम लीग काफ नहीं शिरकत कर रही, और साथ साथ MKM ने भी कहा है कि कराची के हवाले से जो प्रोजेक्ट है उस पर फ़ंड्स नहीं मिल रहे, उस पर रिस्पॉन्स लो है। ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस वालों ने भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। तो अभी एक तरफ से PDM का प्रेशर है, दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि वज़ीर आज़म को सामना करना पड़ रहा है इत्तेहादियों की जानिब से प्रेशर का, और वो नाला नज़र आ रहे हैं। मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। मुसर्रत साहिबा, ये काफ़ी क्रिटिकल सिचुएशन है और आप किस तरह से देख रही हैं कि अगर आपके अपने इत्तेहादियों को ही नहीं आप मनाने में कामयाब कर सके और वो आपसे नाराज़ होते रहे तो PDM की मूवमेंट तो ज़रूर रंग लाएगी, और वो जो बातें हो रही थी कि दिसंबर और जनवरी तक आप देखेंगे वो तो फिर सच साबित होंगी। देखिए, मैं आपके इस सवाल की तरफ आती हूँ तो पहले मैं जो पहले बात हो रही थी उसका जवाब दे रही हूँ। देखिए, बिल्कुल सही बात है कि जरदारी साहब बहुत बड़े अकल के पैकर साबित हुए कि जो फेडरल की जमात थी उसको सिंध तक ले गए, और फिर जो दूसरे सबसे बड़ा अक्लमंद दानिशमंद लीडर जो इनको मिला एक पर्ची की माशाल्लाह से की इजाद, उन्होंने इंशाल्लाह जो सिंध है उसमें भी बिल्कुल उसी तरह इन लोगों की जमानतें जब्त होंगी जिस तरह पंजाब में होती है कि बाकी जमातें जिनको काउंसलर का और चेयरमैन का टिकट नहीं देते, नेशनल असेंबली का लड़के 250 वोट लेके सिंध में भी यही करेंगे और आगे जीडी में भी इनको शिकस्त नजर आ रही है, इसलिए ये इनके फ्रस्ट्रेशन है। जहाँ तक रही बात, अब आप मुझे पहले मौका दें, आपने 10 सेकंड मुझे दिए हैं और फिर इनसे शुरू हो गए हैं बात करना। सर, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन ही था, मैं आपसे आता हूँ बैरिस्टर नहीं, ये कोई उससे ये कोई आंसर तो नहीं उसका हो रहा ना। जी फिर मुझे मौका अच्छा, देना, मैंने पहले मैं आपको मौका देता हूँ। मुसर्रत साहिबा आप काइंडली, मैं बैरिस्टर साहब आपको मौका देता हूँ। मुसर्रत साहिबा काइंडली इत्तेहाद वाले क्वेश्चन। ये बताएं, जो बिलावल को चेयरमैन मानते हैं उनकी भी अकल का अंदाजा लगा लें, उनकी भी अकल का अंदाजा लगा लें। जो पर्ची के और एक हादसे की पैदावार, और इनकी गैरत उस वक्त किधर थी? देखे जिस वक्त इन्होंने बेनजीर के तो मर्डर के साथ इन्होंने इंसाफ नहीं किया। अच्छा, बेनजीर के तो हम देखें ये देंगे इंसाफ। मुसर्रत साहिबा, आई वांट योर आंसर ऑन मुसर्रत साहिबा, आई वांट योर आंसर। दूसरों को अकल का लेक्चर देंगे, कहां इमरान खान और कहां मुसर्रत साहिबा, आई वांट योर आंसर ऑन कोलिशन। आपकी हुकूमत के इत्तेहादी क्यों नाराज है, मुझे उस पर आप जवाब दे दें। उसके जाने की वजह क्या है? मुसर्रत साहिबा, आपकी हुकूमत के इत्तेहादी क्यों नाराज हैं, इस पे भी बात कर लें। आपने बात कर लिया, उनकी जवाब को रिस्पॉन्ड कर दिया। देखिए जी, सबसे पहले तो हुकूमत के जब भी आप कोalition गवर्नमेंट बनाते हैं तो उसमें हमेशा एक डायलॉग और एक बार्गेनिंग रहती है, और ये डेमोक्रेसी की खूबसूरती है और ये हुस्न है डेमोक्रेसी का, और ये रहना चाहिए। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो ये कि हमारा काम और हमारे जो इत्तेहादी हैं उनका अगर हम अल्टीमेटली देखें तो रिजल्ट क्या है कि अवाम की खिदमत, तो वो इंशाल्लाह ताला हम उनको फैसिलिटेट तो करेंगे। आप इसे थ्रेट नहीं समझ रहे हैं? यानी जो मर्जी हो जाए हम अपनी मुद्दत पूरी करेंगे। ठीक हो गया टंकी लगा ले, ये जितनी मर्जी 11 नहीं और अपने साथ 10 जमातें और भी इंडिया से भी ले आए, मोदी को भी इधर ही ले आए। ठीक। अच्छा बैरिस्टर साहब, आपसे सवाल ये
जब सियासी जी। मैदानों में इनसे मुकाबला नहीं होता तो ये इदारों के ऊपर ठीक। चढ़ दौड़ते हैं और फिर ठीक। ये स्टेजेस के ऊपर जो नटंकी मैडम। लगाते हैं उसका भी हम इनको मुंह तोड़ जवाब देंगे। ठीक। और सियासत में आके मुकाबला करें ना, वहां तो इनसे होता कुछ नहीं, कराची से बिल्कुल। कचरा नहीं उठाया गया। बैरिस्टर साहब, और आप उसके क्या बाद समझते हैं वो गिलगित दूसरी बल्तिस्तान आदमी का को इलेक्शन बुलाते हैं, आ वो रहा भी है, गुलाबन दूध का दूध सरकारी पानी का और पानी दूध का होने वाला है। मुकाबला करें। लेकिन बात ये सियासी है कि अगर मेरे ख्याल से सियासी जब भी सियासी गुफ्तगू अखाड़े की की जाए बात करें तो सियासी- आप क्या समझते हैं वो कि सियासी- गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन एक क्लियर डायरेक्शन देगा कि आवाम किसको चाहती है? ठीक है, अवाम ने तो फैसला कर दिया। आपने चेयरमैन बिलावल भुट्टो की पॉलिटिकल एक्टिविटी वहाँ पे देखी है, जी जी। और रोज के जिस तरह आवाम हजारों की तादाद में रोजाना उनके जलसों में शरीक हो रहे हैं, वो आपके सामने है। अब अगर फिर भी उसके बाद वोट तो लोगों ने डालने हैं ना, और जीबी के लोगों ने डालने हैं। उन्होंने जो जलसे में आ गए, उनके घर वाले और वो सब वोटर कितने होंगे, ये चीज साबित हो गई। अब आप भले जो मर्जी नताइज देते फिरे, लोगों को साबित हो गया, रेफरेंडम हो गया कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो को कौन कौन लीडर हो। जाहिर है चेयरमैन बिलावल भुट्टो को लीडर मानने के लिए इंसान की कोई काबिलियत होनी चाहिए, कोई उसका कैरेक्टर होना चाहिए। लेकिन एक नशई के पीछे सब लग जाते हैं, प्ले बॉय के पीछे, बद किरदार के पीछे। जाहिर है जैसा किरदार हो वैसा किरदार। अच्छा जरदारी के बैरिस्टर बाद साहब, वाला मैंने उन्हें भी पंजाबी उन्हें है। भी कंटेन करने की कोशिश की थी। मजा सिद्दीकुल आता है फारूक साहब की और जानिब उन्हीं चलते तरह, ये इनके जहन है। अब ये देखिए, बैरिस्टर साहब देखें आप दोनों से मैंने सवाल किया था इत्तेहादियों की नाराजगी के हवाले से और इलेक्शन के हवाले से, दोनों जवाब मेरे पास आ चुके हैं। सिद्दीकुल फारूक साहब का टाइम, मैडम सिद्दीकुल फारूक साहब का टाइम नहीं रहेगा, मुझे उनकी जानिब जाना है, वो भी इस प्रोग्राम के। सर सिद्दीक साहब आपकी जानिब आता हूँ। सिद्दीक साहब, गिलगित बल्तिस्तान में आप लोग अपनी परफॉर्मेंस कैसे देख रहे हैं? इमरान खान कहाँ के लोग आप लाके बिठा देते हैं, जैसा बुजदार जाहिल है। सर सिद्दीक, बुजदार के झूठे तर्जुमान बैरिस्टर जाहिल साहब, हैं। मुसर्रत जमशेद साहब, बैरिस्टर साहब, सर मैं सिद्दीकुल फारूक साहब से जवाब ले लूं, प्रोग्राम का टाइम बहुत कम रह गया। सिद्दीक साहब, आप कैसे देख रहे हैं नून लीग की परफॉर्मेंस गिलगित बल्तिस्तान में? हमारी 5 साल हुकूमत रही है, बहुत आला खिदमत की है। नवाज शरीफ साहब ने गिलगित बल्तिस्तान का जो सयाहत का पोटेंशियल है उसके लिए बहुत फंड्स दिए, और हाफिज हफीजुर रहमान की क़यादत में वहां बहुत अच्छा काम हुआ। आप देखेंगे इंशाल्लाह नतायज। और अगर कोई सूरत बनी तो पीपल्स पार्टी और दोनों मुस्लिम लीग नून हो सकता है कि मिलकर हुकूमत बना लें, मिलकर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून हुकूमत बना लें। सिद्दीकुल फारूक साहब अपना नुक्ता नज़र बयान कर रहे थे। नाज़रीन, क्लोजिंग का कहा जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम देखने का। मेरे मौजूद मेहमान गिरामी का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।